A very good morning to all my dear students. Let's continue the process of learning, and we are going to start with the next lecture of the topic theory of income determination basic concepts. And we have completed till now what do you mean by ex ante and ex post. Ex ante investment, ex post investment, we have read the examples. What is aggregate demand? What are the various components of aggregate demand, schedule as well as aggregate demand curve. Now we are going to start with the next topic. What is aggregate supply and its components? Let's start. Meaning of aggregate supply and its components. It means what all the producers in an economy are planning to produce or supply at a particular period of time, because we are talking of macro not micro. All the producers of the economy, सारे प्रोड्यूसर जो प्लान कर रहे हैं, बार बार मैं आपसे एक वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, क्या? प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब ex ante not ex post. The value of this output equals the cost planned to be incurred on producing this output. जब कुछ हम प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर कॉस्ट भी लगेगी, बिना कॉस्ट के तो प्रोड्यूस नहीं होगा. एंड विच द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट टू रिकवर, और जब मैं कॉस्ट एज अ प्रोड्यूसर लगाऊंगा तो मैं उसको रिकवर करना भी चाहूंगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? एंड विच द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स टू रिकवर ड्यूरिंग दिस पीरियड. दिस द कॉस्ट इंक्लूड्स. अब इस कॉस्ट में क्या क्या आ गया? कॉस्ट इंक्लूड वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. आपने पढ़ा है, जिसको हम फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं. COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम. यहां पर हम अलग अलग बात कर रहे हैं. वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. बाय डेफिनेशन वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू नेशनल इनकम. आपको पता है COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम. अब क्योंकि इसमें हमने कोई फॉरेन सेक्टर नहीं माना, वी एज्यूम देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, देयर इज नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो व्हाट इज द डोमेस्टिक? इज द नेशनल ऑटोमेटिकली. सो as there is no foreign sector, therefore aggregate supply is always equal to national income and is equal to national output. फिर सुन लो, aggregate supply जो सारे producers प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने की, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जो कॉस्ट इस पे वो इनकर करेंगे. कॉस्ट किस टर्म्स की बात कर रहा है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो इट इज इक्वल टू नेशनल इनकम. क्यों? क्योंकि हमने नो फॉरेन सेक्टर एज्यूम कर लिया है. देयरफॉर व्हाट इज द डोमेस्टिक इज द नेशनल, एंड देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट. तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. अब एग्रीगेट सप्लाई के दो ही कंपोनेंट्स हैं. क्या? एक तो कंजम्पशन के लिए यूज होगी इनकम, और एक सेविंग. एज वी नो इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? इनकम के बराबर. अब इनकम कहां यूज होती है? या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं या सेव कर देते हैं. तो एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन और सेविंग. तो पहली बात, इट हैज टू मेन कंपोनेंट्स. कंजम्पशन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. हमेशा कंजम्पशन जो है पॉजिटिव है, इवन व्हेन इनकम इज जीरो. अगर इनकम जीरो भी है, देखो हमेशा जो है कंजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्या मतलब हुआ? कंजम्पशन तो कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते, पढ़ा था आपने, ऑटोनोमस कंजम्पशन. अगर मैं कुछ भी नहीं कमा रहा तो भी कुछ ना कुछ तो खर्चूंगा ना, चाहे अपनी पास्ट सेविंग से खर्चूं, किसी से उधार लेके या किसी से मांग के. तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, एंड व्हेन द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा. इनकम डिक्रीजेस, कंजम्पशन आल्सो डिक्रीजेस. दैट इज कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. तो ये हमने पहला कंपोनेंट पढ़ लिया. किसका? एग्रीगेट सप्लाई का. दूसरा कंपोनेंट सेविंग्स. सेविंग्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम. मेरी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, एंड सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. सेविंग्स में भी नेगेटिव. कब नेगेटिव होंगी? जब कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है. सेविंग्स इज जीरो व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. सेविंग्स इज पॉजिटिव व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन और कंजम्पशन इज लेस देन इनकम. देखो यही लिखा है. Savings may be negative when level of income is low or consumption is greater than income.
सेविंग्स में बी पॉजिटिव व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज when the income is greater than consumption, and savings are zero when income is equal to consumption. So first of all let's start with the aggregate supply schedule. अभी मैंने बताया था aggregate supply हमेशा income के बराबर है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Same aggregate supply at 0, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 50 and 60. तो aggregate supply और national income दोनों एक बराबर है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ एग्रीगेट सप्लाई कब आ गया, इनकम लेवल एग्रीगेट सप्लाई एट 0, एट 10 इट इज 10, 20, 20, 30, 30, 45 डिग्री लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये हो गया मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। उसके दोनों कंपोनेंट्स कंजम्पशन और सेविंग, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होती है, इनकम को या हम कंज्यूम करेंगे या हम सेव करेंगे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। क्या है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कितनी तरह का है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अब ध्यान से सुनो, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, रुझान, उपभोग करने की प्रवृत्ति। एक आदमी अपनी इनकम में से कितना खर्च करना चाहता है, यह है उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? इट मींस प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। कितने पर हम प्रोपोर्शन इनकम को खर्च करते हैं कंजम्पशन पर। जब इसको रेशो में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसके दो पार्ट्स हैं, पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है रेशो ऑफ द कंजम्पशन टू इनकम। तो देखो पहले शुरू करते हैं हम। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ए पी सी। ए का मतलब एवरेज, पी का मतलब प्रोपेंसिटी, सी का मतलब कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, it is the ratio of total consumption expenditure to the total income, that is APC is equal to C upon Y। एग्जाम्पल कह रहा है, सपोज इनकम इज ₹1000। सपोज करो कि किसी की इनकम है 1000 और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 800 रुपए, तो कितना खर्च कर रहा है वो? 80%। C upon Y, तो C कितना हो गया? C इज 800 अपॉन Y इज 1000, 0.8 और 80%। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये आपको CBSE में मिल जाते हैं। तो क्या क्या देखो, पहला फीचर है APC इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अगर मैंने 1000 रुपये है और 1000 का 1000 खर्च दिया तो 1000 अपॉन 1000 इक्वल टू 1 when income is equal to consumption, तो APC इक्वल टू 1। तो ये तो पहला फीचर हो गया। APC इज ग्रेटर देन 1, जब मेरी इनकम थोड़ी है लेकिन मेरा गुजारा नहीं चल रहा तो मुझे पिछली सेविंग यूज करनी पड़ेगी। इनकम 100 रुपए, खर्च कर रहा हूं 120 रुपए, तो APC कितनी हो जाएगी? 1.2। तो ये हो गया APC इज ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। दो बातें। तीसरा, APC इज लेस देन 1। कब होगी लेस देन 1? जब APC इज लेस देन 1 व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। जब इनकम ज्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगी। तो अगर मेरी इनकम है 1000, अभी हमने एग्जांपल लिया, और कितनी है कंजम्पशन? 800, तो APC इज 0.8 लेस देन 1। तो तीन तो बातें ये हो गई। चौथी चीज, APC फॉल, APC गिरेगी विद इंक्रीज इन द इनकम। क्यों? जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सारा थोड़ी ना खर्च करूंगा। ऐसे थोड़ी ना कि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं पहले 4 फुलके खा रहा हूं, एक टाइम में 8 खाने शुरू कर दूंगा। 1 चम्मच चीनी डाल के पी रहा हूं, 4 चम्मच डालूंगा, शुगर हो जाएगी, मुझे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। या मेरे पास पैसा फालतू होगा, लुटाना शुरू कर दूंगा। नो नो नो, आई विल स्टार्ट सेविंग। जैसे जैसे मेरी इनकम ग्रो करेगी मैं सारा कंज्यूम नहीं करूंगा, आई विल स्टार्ट सेविंग। तो देखो पहले क्या कह रहे हैं, APC फॉल्स, गिर जाएगी विद इंक्रीज इन द इनकम। क्यों? ऐसा क्यों होगा? बिकॉज
proportion of income spent on consumption keeps on falling with every increase in income, that is savings will increase. और अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, एपीसी कैन नेवर बी जीरो. क्यों? क्योंकि जीरो इनकम पर भी हमें, मैंने बताया था, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि हवा खा लेंगे. नहीं, हवा धूप नहीं खा के जी सकते. या तो बहुत चोटी के संत बन जाएं. हाँ, महापुरुष हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ईश्वर कर सकता है. हम तो एक आम इंसान हैं, तो हमें तो जीने के लिए हर बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है. तो ये हो गया, एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज कंजम्पशन इज नेवर जीरो. इवन एट जीरो इनकम ऑटोनोमस कंजम्पशन एग्जिस्ट. तो ये तो हो गए हमारे फीचर्स ऑफ एपीसी. अब बात करते हैं एमपीसी. सो एमपीसी क्या है? इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज MPC is equal to change in consumption delta C upon delta Y, change in consumption expenditure upon change in income. अब इसके फीचर्स क्या हैं? What are the features? MPC का पहला फीचर है, ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, या 0 या 1. MPC 0 कब होगा? जब सारे की सारी जो इनकम में चेंज आया वो मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया, कुछ भी कंज्यूम नहीं किया. MPC 1 कब होगा? जितना मेरी इनकम में चेंज आया मैंने सारा कंज्यूम कर लिया. तो एमपीसी या 0 होगा या एमपीसी 1 होगा. 3 बातें हो गई. एमपीसी ऑफ अ पुअर इज मोर देन द एमपीसी ऑफ अ रिच पर्सन. क्यों? क्योंकि पुअर जो है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा बजाय अमीर आदमी के. इसी तरह से एमपीसी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज मोर देन दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री. तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं. नंबर 1, एमपीसी रेंजेस बिटवीन 0 एंड 1. पहली बात, एमपीसी 1 के बराबर कब होगा? इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड. और एमपीसी 0 कब होगा? व्हेन द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड. एमपीसी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इज मोर देन एमपीसी ऑफ द डेवलप्ड कंट्री. क्यों? एज द डेवलपिंग कंट्री नीड टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स मोर देन द डेवलप्ड कंट्री. उसको ज्यादा चाहिए खर्च करने के लिए बेसिक नीड्स पर. इट इज ऑल्सो सेड एमपीसी ऑफ अ पुअर इज मोर देन द एमपीसी ऑफ अ रिच पर्सन, एज अ पुअर नीड्स टू स्पेंड मोर ऑन द बेसिक नेसेसिटीज. तो इसके साथ ही हमारा मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और उसके दोनों टाइप्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके फीचर्स 5 हमने पढ़े. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके भी फीचर्स हमने पढ़ लिए. अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब बचत प्रवृत्ति. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बोलते हैं उपभोग प्रवृत्ति. तो हम अपनी इनकम से कितनी बचत करते हैं? अगर मैंने 1000 में से 800 कंज्यूम कर लिया तो बचत कितनी हुई? 200. तो व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू सेव? हाउ मच वन सेव्स आउट ऑफ हिज टोटल इनकम. Again, it is of 2 types, average propensity to save and marginal propensity to save. एक एक करके हम इनके फीचर्स भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले, propensity to save is the proportion of income saved. It is of 2 types, APS, average propensity to save, S upon Y. It is the ratio of saving to any particular level of income. APS is equal to saving upon income, S upon Y. APS के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर, एपीएस कैन बी 0. एपीएस 0 हो सकती है. कब? जब मेरी जितनी कंजम्पशन है और जितनी मेरी इनकम है मैंने उतना ही कंज्यूम कर दिया. कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. तो एपीएस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. एपीएस कैन नेवर बी 1. क्यों? क्योंकि मैं सारे का सारा थोड़ी ना सेव करूंगा, कुछ तो कंज्यूम भी करना पड़ेगा. बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम एज द पीपल स्पेंड पार्ट ऑफ इनकम ऑन कंजम्पशन. एपीएस 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती. मैं अपनी इनकम से ज्यादा कैसे सेव करूंगा? तो एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1 बिकॉज सेविंग कैन नॉट बी मोर देन इनकम. बट एपीएस कैन बी नेगेटिव. हाँ, नेगेटिव हो सकती है जब कंजम्पशन ज्यादा होगी और इनकम थोड़ी होगी. एपीएस राइजेज विद राइज इन द इनकम. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो लोग कंजम्पशन कम कर देंगे, क्योंकि कंजम्पशन तो पूरी हो जाएगी उनकी. तो क्या बढ़ेगी? सेविंग बढ़ेगी. तो ये हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव एंड
इसका पहला पार्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इट्स फीचर्स, और अब शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव का सेकंड पार्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. सो नाउ लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ marginal propensity to save. MPS, it is defined as a ratio of change in savings to change in income. MPC is a ratio of change in consumption to change in income. It is a ratio of change in saving to change in income. Example, the savings increase from 40 crores to 80 crore, income increases from 100 to 200 crores. So change in the saving is 80 minus 40, 40 crores. Change in income is 200 minus 100, 100 crores. So 40.4 or 40%, it means additional income, 40% of the additional income is saved. So this is called marginal propensity to save. Features or properties of the marginal propensity to save. Number 1, it again varies from 0 to 1. जैसे MPC था 0 और 1 के बीच में, MPS भी 0 और 1 के बीच में रहेगा. MPS 0 कब होगा? जब सारी की सारी एडिशनल इनकम को हम कंज्यूम कर लेंगे तो MPS सेविंग 0 हो जाएगी, MPS इज 0. और MPS 1 कब होगी? व्हेन एंटायर एडिशन इन द इनकम इज सेव्ड, यानी जितनी इनकम में चेंज आया उतनी हमारी सेविंग में चेंज आ गया. इनकम हुई 100 से 200 और सेविंग हो गई 100 से 200, तो दोनों में चेंज क्या आया? 100 अपॉन 100 1. सो दिस इज द थर्ड फीचर. फीचर नंबर 4, MPS कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. क्यों? बिकॉज चेंज इन द सेविंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन द चेंज इन द इनकम. तो ये हमने 4 फीचर्स पढ़ लिए MPS के. अब हमारे पास अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव. बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम इसको शुरू कर रहे हैं. वो कहता है आउट ऑफ अ रुपी, 1 रुपये में से या तो हम कुछ सेव करेंगे या कंज्यूम करेंगे या दोनों में कुछ, पार्टली डू बोथ. कुछ सेविंग कुछ कंजम्पशन, सारा सेव कर सकते हैं सारा कंज्यूम कर सकते हैं, या कुछ सेव या कुछ कंजम्पशन करते हम यही है, पार्टली डू बोथ. अगर APC 0.8 हो, अगर APC 0.8 है, इसका क्या मतलब है कि 1 रुपये में से हम ऑन एन एवरेज 80 पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कितना सेव कर रहे हैं? वी सेव 20 पैसा. सो दैट APS इज 0.20. अगर APC 0.8 है तो APS कितनी होगी? 0.2, यानी 20%. तो रिलेशन क्या बना? APC APS इक्वल टू 1. अब खास बात, APC क्या होती है? C अपॉन वाई. APS क्या होती है? S अपॉन वाई. इसको हमने कॉमन लिया तो C प्लस एस अपॉन वाई, और C प्लस एस क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग. किसका पार्ट है? इनकम का. सो इनकम अपॉन इनकम इज इक्वल टू 1. इसी तरह MPC प्लस MPS इक्वल टू 1. कैसे? MPC होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, हमने पढ़ लिया. MPS अभी पढ़ा चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, फिर हमने कॉमन किया चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम इक्वल टू 1. अब ये तो हमारी इक्वेशन बन गई. अब इससे हम और इक्वेशन निकाल सकते हैं. अगर हमें APC का पता है तो हम APS निकाल सकते हैं. APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC. APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS. MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC. MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS. टू सम अप वो क्या कहता है? इफ वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ APS, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ APC. सिमिलरली इफ वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ MPS, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ MPC. तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया. लास्ट का जो टॉपिक है इसको आपने एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ पर भी है, इसको दोबारा से बता रहा हूँ. हम बात कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. मैं सिर्फ आपको नटशेल में थोड़ा सा बता देता हूँ. फुल एम्प्लॉयमेंट के 2 मीनिंग है. एक तो कंसेप्चुअल मीनिंग, जब हमारे सभी रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट. दूसरा मीनिंग है जब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को पूरा यूज़ किया जाए, यानी जो लेबर फोर्स है अगर उसको सबको काम मिल जाए. लेबर फोर्स में वो लोग आते हैं दोज हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एंड दे गेट द वर्क, उसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट. अब 2 तरह के लोग हैं, एक वॉलंटरी और दूसरे इनवॉलंटरी. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड वो लोग हैं जो काम करना चाहते ही नहीं, उनको काम मिल गया लेकिन वो काम करना नहीं चाहते. अब ऐसे लोगों को हम अपनी लेबर फोर्स में नहीं गिनते. दूसरे वो लोग हैं
जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, दे आर एबल टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क, बट सिंस द वर्क इज नॉट अवेलेबल, उनकी कोई गलती नहीं है, काम उनके लिए है ही नहीं। तो आप देखो एक बार रीड करते हैं। सबसे पहले वो कहता है conceptual meaning, it is the maximum efficient utilization of the economy's available resources, ये तो इसका conceptual meaning हो गया। In practice its scope is limited to human resource, that is labor force. Economy is said to be in the full employment जब entire labor force in the country is in employment, और labor force में कौन आते हैं? That part of the population which is physically and mentally able and at the same time willing to work। दूसरी बात वो कर रहे हैं, इसके दो पार्ट्स, involuntary और voluntary। Involuntary means that part of the labor force which is able to work and prefers to work but is out of work though no fault or wish of its own, उनकी अपनी कोई गलती नहीं है, काम ही नहीं है। They are regarded as the labor force of the country। Voluntary unemployment में कौन लोग आते हैं? Those that part of the population which prefers not to work even though the suitable work is available for them, they are not regarded as the labor force of the country। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 1 जो हमारी यूनिट अभी शुरू की थी हमने, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, जो कर चुके हैं प्लीज़ उसको साथ साथ नोट्स बनाओ, साथ साथ उसको देखते चले जाओ और वीडियोस को ज़रूर आगे शेयर भी करो ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बढ़िया, नहीं किया तो कर लो, और साथ के साथ अपने कमेंट्स ज़रूर डालते जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल।